इतना चीज पर हम लोगों को बात करना है। तो पहले लिख लो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन दो प्रकार का होता है। पहला है बैलेंस्ड, केमिकल इक्वेशन। इसमें जो डिफिनेशन लिखेंगे बच्चे लिख देते हैं आसानी से, और उसमें एक एक शब्द का मतलब है, ऐसे ही नहीं लिखा रहता है। देखो ध्यान दो, केमिकल इक्वेशन is said to be balanced if the number of atoms of each element, ध्यान देना each element, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द लिख रहे हैं। each element, प्रत्येक एलिमेंट का, each element are equal in both sides of equation। एग्जाम्पल देख लो, N2 plus H2 is equal to NH3। ये बैलेंस देखो, ईच एटम का, यहाँ ईच एटम ऑफ ईच एलिमेंट शब्द जोड़ना क्यों जरूरी है? देखो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में, देखो रिएक्टेंट में 2 + 2, नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 2 + 2 4। यहां पर प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम कितना है? प्रोडक्ट 1 + 3 4 ना। टोटल नंबर ऑफ एटम तो बराबर है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम बराबर है, तब तो इस इक्वेशन को बैलेंस कहा देना चाहिए। अगर ये ईच एलिमेंट सब छोड़ दीजिए, टोटल यानी नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल इन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, ईच एलिमेंट शब्द हटा दीजिए, तो यह तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहने का मतलब होता है कि दोनों साइड मास भी बराबर हो, क्योंकि 9 में आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन। तो अगर इसके मुताबिक मास हम जोड़ लें तो इसका 14 U होता है, तो 2 × 14U और 1 × 1U इज इक्वल टू 28 + 2 30U आ रहा है रिएक्टेंट साइड में। इधर कितना आएगा? 1 × 14U + 1 × 3U या 3 × 1U, यह आ गया 14U + 3U 17U। यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट is not equal to the mass of प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर नहीं है, इसलिए यह केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है। मास बराबर
बैलेंस में मास दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, एकदम पक्का बात है। तो ये तभी संभव है जब प्रत्येक एलिमेंट के एटम की संख्या को बराबर कर दीजिए दोनों साइड में। तो अब इसको देखिए, ये 3 बैलेंस करने का तरीका पर भी थोड़ा सा बात कर रहे हैं। दोनों साइड में सबसे बड़ा मॉलिक्यूल चुनो। सबसे बड़ा मॉलिक्यूल उसको कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा हो। N2 मॉलिक्यूल में 2 एटम है, H2 मॉलिक्यूल में 2 एटम है, NH3 मॉलिक्यूल में 3 और 1 4 एटम है। तो इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें कौन ज्यादा है, सेलेक्टेड जो मॉलिक्यूल है इसमें कौन ज्यादा है उसको सेलेक्ट करो। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ज्यादा है। तो यहाँ हाइड्रोजन 3 है, यहाँ 2 है। तो 3 और 2 को बैलेंस करने के लिए 2 का मल्टीपुल, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6। तो लिस्ट मल्टीपुल जहां पर दोनों का वैल्यू बराबर, ये देखो 3 वाला को 2 बार पढ़े तो 6 आया, और 2 वाला को 3 बार पढ़े तो 6 आया। तो 3 वाला के पहले लगा दो 2 और 2 वाला के पहले लगा दो 3। अब देखो इक्वेशन बैलेंस हो गया ऑलरेडी। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन। अब मास जोड़ के देख लो, 14 दूनी 28 और 6, 8 6 14 34। यहां जोड़ो 14 दूनी 28 और 6 34। दोनों तरफ मास भी बराबर हुआ, यानी दोनों तरफ प्रत्येक एलिमेंट का, ये शब्द अगर आप भूल गए बाय द वे ईच एलिमेंट, तो आपका डिफिनीशन बिल्कुल गलत होगा। इसी को समझाने के लिए हम यहाँ पर आपसे ये चर्चा किए, है ना। इसको बिल्कुल इस बात पर ध्यान देना है। ईच एलिमेंट यानी अ केमिकल इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस्ड इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ईच एलिमेंट, है ना, आर इक्वल इन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। बिल्कुल क्लियर कट बात है, इसको आप कभी ना भूलेंगे डिफिनीशन के समय। अगर इसको हटा दें तब तो बैलेंस पहले जो हम कंडीशन ले रहे थे वही था, है ना। तो चलो इस इक्वेशन को अब ये देखो, यहां से यहां तक का जो कंडीशन है वो बता रहा है अनबैलेंस्ड को। क्या बता रहा है, अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है यह। अब इसको बैलेंस करने के बाद ये हुआ 28, 28u प्लस 6u इज इक्वल टू 34u। यहां पर ये रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड में अब देख लो 2 इंटू 14u, 14u प्लस 1 इंटू 6u, नहीं 6 इंटू 1u इज इक्वल टू 34u। दोनों तरफ मास बराबर है। ये कंडीशन बताया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन है यह। यानी इक्वेशन को बैलेंस करने का उद्देश्य क्या है, टू सेटिस्फाई वी शुड बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। We should balance a chemical equation to satisfy the law of conservation of mass। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए मिस्टर ऋषभ। ठीक, अब अगला देखिए। आगे हम अब इसमें बात करते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। बजाबता नोट्स तैयार करते जाइएगा, ठीक है, नोट्स तैयार करोगे।
कारण कि कहीं ऑफलाइन क्लास हम लोग शुरू भी किए तो वहां समझाने से काम चल जाएगा, अगर नोट्स लिखा रहेगा तो आपके पास समय ज्यादा रहेगा फिर समझने के लिए। और दूसरा बच्चा जो अन्य जो नहीं जुड़ रहा है इस सब से, उसको फिर जैसे कि वहां पर नोट्स भी लिखना पड़ेगा, यानी ज्यादा सीखने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पर तो आपको समझा ही रहे हैं, साथ साथ वहां पर दोबारा हो जाएगा तो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर देखिए अगली जो सेकंड टाइप का जो केमिकल इक्वेशन है वह क्या है? केमिकल इक्वेशन unbalanced chemical equation, unbalanced chemical equation। unbalanced किसको कहते हैं? chemical equation is said to be unbalanced if the number of atoms of each element are not equal in both sides of equation। जैसे हमने इस रिएक्शन को स्कल्टल रिएक्शन भी कहते हैं, नोट करके इसको लिख लो, रिएक्शन नहीं इक्वेशन। दिस टाइप ऑफ इक्वेशन is also called skeletal equation, skeletal chemical equation, skeletal chemical equation इसको हम कहते हैं, भी कहा जाता है इसको। इसका एग्जाम्पल H2 plus O2 is equal to H2O। देखो यह स्कल्टल, हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में 1 है, यह स्कल्टल है। N2 plus H2 NH3, नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 है, यहाँ 1 है, 1 है, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन 3 है। ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो अब बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य पर हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ से बहुत ही माइन्यूट होकर हमारे बच्चे सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे कैसे। तो केमिकल इक्वेशन को हाउ डू वी राइट अ केमिकल इक्वेशन, और इसके बाद जब केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हम स्कल्टल रूप में सीख लेंगे, तब फिर हम सीखेंगे हाउ डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो अब जो मेरा टॉपिक शुरू होने जा रहा है वो है हाउ डू वी राइट अ केमिकल इक्वेशन। स्क्रीनशॉट ले लिए थे? ओहो, अच्छा फिर से लिख देते हैं, हो जाएगा। ठीक
ठीक है। ऐसे तो लेक्चर अथी भी तो हो रहा है, उसको भी देखकर लिख सकते हो, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है साथ में। ये रिकॉर्डिंग देखे हो इस पर तो लोग कभी? तो स्क्रीनशॉट नहीं भी लोगे तो उससे कर सकते हो ना। अब चलो, ये इतना मेहनत करने से फायदा हो रहा है जी, लग रहा है कि तैयारी हो जाएगी। हो जाएगा, थोड़ा सा तनिया तो सेंसिटिव रहना ही पड़ेगा तभी संभव है। आगे बढ़ो, आगे अब हम लोग देखते हैं इसमें हाउ डू वी। यहां से बड़ी ध्यान से देखना बेटा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को केमिकल इक्वेशन लिखने नहीं आता है, वो रटेगा। रटना नहीं है बेटा, रटना नहीं है, इसलिए आप ध्यान दीजिए। अब यहां से हाउ डू वी, हाउ डू वी राइट केमिकल इक्वेशंस। ध्यान देना बेटा, यह कॉमन तुम्हारे लिए चीज है। ये बहुत बढ़िया चीज हम आपके लिए बताने जा रहे हैं। इस चीज को जानने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? पहला चीज वैलेंसी, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। और दूसरा चीज हमको सीखना पड़ेगा वैलेंसी ऑफ रेडिकल्स। वैलेंसी ऑफ रेडिकल्स और वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। वैलेंसी ऑफ रेडिकल और वैलेंसी ऑफ एलिमेंट ऐसे तो याद होना रहना चाहिए, लेकिन बाई द वे आप भूल जाते हैं, तब हमको निकालने की कला भी जानना जरूरी है। आप ध्यान दें, मान लीजिए कि एक केमिकल ए है और दूसरा केमिकल बी है। ए एलिमेंट हो सकता है, यह भी एलिमेंट हो सकता है। यह कंपाउंड हो सकता है, यह एलिमेंट हो सकता है। यह एलिमेंट या यह कंपाउंड हो सकता है। यह रेडिकल हो सकता है, एलिमेंट और कंपाउंड हो सकता है, या दोनों कंपाउंड हो सकता है। कंपाउंड कंपाउंड। तो सबसे पहला चीज, अब कंपाउंड की बात करेंगे तो कंपाउंड को तोड़कर हम दिखाएंगे बाद में। अभी ये रूल है कि इसकी वैलेंसी, ए की वैलेंसी, वैलेंसी ऑफ ए को हम मान लेते हैं कि यह है एक्स, और वैलेंसी ऑफ बी को मान लेते हैं कि यह है वाई। इन दोनों के बीच जब केमिकल रिएक्शन होगा बेटा, तो ए की वैलेंसी बी पर और बी की वैलेंसी एक्स पर चली जाती है। जब रिएक्शन होकर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होगा, यानी दूसरी जो विधि बताए थे कि पहले केमिकल बॉन्ड टूटता है और तब रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो यहां जो बनेगा प्रोडक्ट वह ए बी। चूंकि नया एटम का फॉर्मेशन तो होता नहीं है, मास भी कंजर्व रहता है, तो जो जिस एलिमेंट का एटम रिएक्टेंट साइड में है वो एटम प्रोडक्ट साइड में भी होगा, तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाइड होगा। तो इसका रूल हमने बताया अभी कि बी की वैलेंसी ए पर, तो बी की वैलेंसी वाई है, तो यहां लिखेंगे वाई, और ए की वैलेंसी बी के नीचे, यहां लिखेंगे एक्स।
इस तरीके से इक्वेशन यह पूरा हो जाता है। अब इस पर हम आपसे बात करते हैं। तो वैलेंसी थोड़ा सा इस पर हम निकालने के लिए आपको बताएंगे। अभी तो तरीका बता दिया कि क्या करना है ना। एक्सचेंज कर देनी है वैलेंसी को। कंपाउंड के केस में बॉन्ड हम तोड़ेंगे, एलिमेंट के केस में बॉन्ड उस तरीके से नहीं टूटता, इलेक्ट्रॉन लॉस गेन से होता है। ये सब आगे जाकर हम बात करेंगे, लेकिन अभी तो हम वैलेंसी निकालें थोड़ा सा। यहां y बराबर वैलेंसी ऑफ v और x इज इक्वल टू वैलेंसी ऑफ a। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। केमिकल इक्वेशन इसी तरीके से लिखा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम यहां लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे Mg प्लस Cl2, यह डाई एटॉमिक स्टेट में क्लोरीन रहता है, हम पहले बता चुके हैं। एक एक बात हमारी पहले जो बोल चुके हैं उसको ध्यान में रखना। क्लोरीन इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाई एटॉमिक स्टेट, सो इट इज ऑलवेज रिटन एज Cl2, क्लोरीन Cl2। यह जो 2 है यह वैलेंसी नहीं है बेटा, यह बतला रहा है नंबर ऑफ एटम्स को। अब ध्यान दो, इसकी वैलेंसी होती है 2, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 और क्लोरीन की वैलेंसी 1। तो नियमतः यहाँ पर Mg और Cl ही होना चाहिए। और क्लोरीन की वैलेंसी मैग्नीशियम के नीचे लिखेंगे और मैग्नीशियम की वैलेंसी क्लोरीन के नीचे लिखेंगे, MgCl2। 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। वैलेंसी एक्सचेंज कर दी गई यहाँ पर। यह 2 यहाँ लिखे हैं, ये 2 से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, Al प्लस O2। हाँ बेटा, हाँ देखो, हम नहीं, हाँ उसका कोई मतलब नहीं है। हम पहले बोल चुके हैं कि क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डाई एटॉमिक स्टेट में रहता है। जब भी रहेगा तो 2 एटम एक साथ रहेगा। नेचर में क्लोरीन पाया जाएगा तो Cl2 ही पाया जाएगा, अकेला Cl एटम नहीं पाया जाता है। तो जो नेचर में पाया जाता है उसको यहाँ लिखते हैं। ये वैलेंसी नहीं है। यहां देखो, अब यहां पर वैलेंसी एल्यूमिनियम की होती है 3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एल्यूमिनियम के नीचे ऑक्सीजन की वैलेंसी लिखना पड़ेगा और ऑक्सीजन के नीचे एल्यूमिनियम की वैलेंसी लिखना पड़ेगा। क्या बनेगा? AlO। कोई नया आइटम तो बनता नहीं है, AlO। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी एल्यूमिनियम के नीचे 2, ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन के नीचे एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3। आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे लिखा जाता है? चल बेटा, तो इस तरीके से लिखेंगे केमिकल रिएक्शन लिखने का तरीका। हेलो। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, बोलिए। कह रहे हैं कि क्लासवा नहीं हो रहा है। कौची के कौन क्लास? 10 वाला। इस तरीके से हम लोग केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। तो अब हम वैलेंसी निकालने का भी तौर तरीका आपको बताते हैं। मान लीजिए कि आप भूल जाते हैं वैलेंसी, मान लिया कि आप भूल गए। बहुत सारा केमिकल है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो वैलेंसी निकालने के लिए भी हम आपको बताएंगे वैलेंसी कैसे निकालें। कितना समय बच रहा है बेटा?
अच्छा, तो चाय 2 मिनट पीने के लिए टिफिन दो। हाँ, तो चला जाए अब। ठीक है, अब हम लोग एक टॉपिक बनाते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स और डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंसी ऑफ रेडिकल्स। इसमें 2 दिन का क्लास चलेगा बाबू, एक दिन में ये नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन को जानना है हमको, रटना नहीं है। तो समझ लो कि इसको जानने में थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, है ना। तो इस चीज को, जैसे हमारे 10th के बुक में कम से कम 200 रिएक्शन है, सारे रिएक्शन को हम ना रट करके इस विधि से काम कर लें। 2 दिन हम अगर समय 40 दूनी 80 मिनट दे दें और सारे रिएक्शन को अगर हम सीख लें अपने से बनाने के लिए, तो यह बहुत बड़ी बात होगी, है ना। फिर थोड़ा सा केमिकल बॉन्ड वगैरह भी हम बात करेंगे, केमिकल बॉन्ड यहीं पर सब टाइप ऑफ रिएक्शन पर चलेंगे। हम यह काम कर रहे हैं ओरिजिनली केमिस्ट्री सिखाने के लिए। ये यहाँ तक कर लेंगे, उसके बाद फिर फिजिक्स का एक लेसन हम शुरू करेंगे, तब फिर सब में होना चाहिए। लेकिन पहले इसको हम फिनिश कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लोगे तो ले लो। ठीक, अब इसको हम बता रहे हैं, टॉपिक बनाओ, डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। तो हम वैलेंसी निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ेंगे पहले। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, distribution of electrons of an atom in different energy levels is called electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का तौर तरीका अफबाउ प्रिंसिपल द्वारा अपनाया जाता है, यानी अपना अफबाउ प्रिंसिपल के माध्यम से हम इसको लिखते हैं। बहुत ज्यादा इसमें है तो ये बहुत बड़ी चीज, उतना समय भी नहीं होगा ना फिर, इसलिए देखो, फर्स्ट एटम का फर्स्ट सेल देखो, सेल नंबर, एटम में सेल नंबर 7 सेल के विषय में हम जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सिक्स्थ सेल और सेवेंथ सेल। इस सेल का नाम है के, एल, एम, एन, O, P, Q. These are the name of the
cells of an atom and these are the number of the cells. फर्स्ट सेल में एक एनर्जी लेवल होता है बेटा 1s, सेकेंड सेल में 2s और 2p, थर्ड सेल में 3 एनर्जी लेवल्स 3s, यह एक एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल 3p और तीसरा एनर्जी लेवल 3d। फोर्थ सेल में 4 एनर्जी लेवल 4s, 4p, 4d और 4f। These are the energy levels of the fourth cell. फिफ्थ सेल में 4 एनर्जी लेवल। अब 4 ही सब सेल के विषय में हम लोग जानते हैं, ऐसे बहुत सारा सब सेल होता है। 5s, 5p, 5d और 5f। एटम के 5वीं कक्षा में 5वें सेल में भी 4 एनर्जी लेवल्स हैं। 6s छठे सेल का, 6p, 6d, 6f। These are the energy levels of सिक्स्थ सेल ऑफ एन एटम। परमाणु के छठा कक्षा के एनर्जी लेवल चारों के चारों एनर्जी लेवल्स 7s, 7p, 7d और 7f। इलेक्ट्रॉन जाने का जो सीक्वेंस है इसमें आता है सबसे पहले, उसके बाद 2s में, लेकिन 1s से 2s में तब जाएगा जब 1s भर जाए। 2s जब भर जाएगा तब 2p में जाएगा और 2p भरेगा तब 3s में आएगा। s का भरा हुआ तब माना जाता है जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो। p तब भरा हुआ माना जाता है जब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए। वो 3s भर जाने के बाद 3p में, तब 4s में, 3p के बाद 4s के बाद 3d में, 3d में 10 इलेक्ट्रॉन होगा तब भरेगा, तब 4p में, तब 5s में, 5s के बाद 4p, 5p तब 6s। उसके बाद फिर 4f, 5d, 6p, ऐसे हमारा काम चल जाता है। हम लोगों के सिलेबस में यहीं तक है, यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, सबसे पहले 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 4p, उसके बाद 3d और लास्ट में 4s, तब 4p। ध्यान देना, समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में जाएगा, तब 2s में जाएगा, तब 2p में जाएगा, तब 3s में जाएगा, तब 3p में जाएगा, तब 4s में जाएगा, तब 3d में जाएगा, 3d के बाद 4p, तब 5s। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जाने का रास्ता है। आएगा समझ में, अभी थोड़ा सा रुक जाओ। यहां पर लिखते हैं सब सेल और रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा, रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सब सेल है एस, पी, डी और एफ। ध्यान देना, सेल नंबर और सब सेल दोनों जोड़ देते हो तब एनर्जी लेवल बनता है। रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, RANG, रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एस में का रेंज होता है 1 से 2 इलेक्ट्रॉन तक रख सकता है। पी का रेंज टू होल्ड इलेक्ट्रॉन 1 to 6, डी का रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 to 10, एफ का रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 to 3। देखो, इलेक्ट्रॉन जब मान लो हम तुमको एक लिख कर बता रहे हैं यहां पर, तो आप सीख जाओगे। जैसे मान लो कि K19 हमने लिया, K19 लिया तो इसमें 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
डिफरेंट एनर्जी लेवल, अवेलेबल एनर्जी लेवल्स, ये सब हैं। देखो ऐसे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है, 1s। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 19 है, और नियम यह है कि जब ये भरेगा तभी आगे इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी यह भर जाएगा तब इसमें जाएगा, 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 यह जब पूरा भरेगा तब इसमें जाएगा, यह भरेगा तब इसमें जाएगा। ये रूल है। हमारे पास 19 इलेक्ट्रॉन है और एनर्जी लेवल में 1s है, तो s भरा हुआ कब माना जाएगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। आ रहा है समझ में? ये देखिए, हमारे पास 19 इलेक्ट्रॉन है ना, 19 इलेक्ट्रॉन है। नियम कहता है ये एनर्जी लेवल्स हैं, इलेक्ट्रॉन को सजाने का एनर्जी लेवल आपके सामने लिखा हुआ है। रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन नए कक्षा में तब जाएगा जब पहले वाला भर जाए। हमारे पास 19 इलेक्ट्रॉन है और सबसे पहला एनर्जी लेवल 1s है, तो एस से इस पर 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे हम, अब बच जाएगा 17। ये भर दिए पहले, तब अगला में जाएंगे, 2s आता है, तब फिर एस है, तो इसको भी दो देंगे। हमारे पास 19 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 देने में तो अभी पूरा हुआ नहीं, हुआ नहीं। 1s के बाद 2s और 2s के बाद 2p, अब p है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन अभी कितना बचा हुआ है? 6 दे देंगे एकदम आराम से, अभी बहुत सारा है। 10 इलेक्ट्रॉन हुआ यहाँ पर, अभी भी बचा हुआ है हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन। तो 2p के बाद बारी आती है 3s, 12, अभी भी बचा हुआ है 7। तो 6 ही होती है ना। अब कितना बचा है? तो 4s पर 1, 4s पर 1 दे दिया। अब आया समझ में कैसे सजाना है? एक बच्चा बोल रहा था कि नहीं आ रहा है समझ में, जो जिसको नहीं आ रहा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, शायद समाप्त हो गया है 8 का बच्चा है। अच्छा, तो फिर कल इस पर बात करेंगे। कल तो क्लास नहीं लेंगे, कल कारण बताए हैं हम। हेलो, कल तनी सब बाल दाढ़ी सब कराना है, देख रहे हो दाढ़ी बढ़ा हुआ है 10 का। ठीक, कल परसों बता दो, पढ़ाओ, काट दो।